5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज है 6वां चैप्टर, पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण। एब्जॉर्प्शन इन वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट एंड एसेंट ऑफ सेल। छोटे छोटे टॉपिक है, 5वां छोटा है, 6वां छोटा है, 7वां भी है, 8वां 9वां थोड़ा सा है लेकिन छोटे छोटे हैं। तो 5 से लेकर 9 तक ये जो 5 चैप्टर हैं ये 9 नंबर के, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां कुल मिला के 5 चैप्टर 9 मार्क्स के हैं। सबसे बड़ी यूनिट यही है सेकंड यूनिट में, जिसमें 5 चैप्टर हैं। उसमें हम आप दूसरा ले रहे हैं पादपों में जल अवशोषण। ठीक है, अब ये देखो कि जल जो है वह सभी जीवित कोशिकाओं के लिए अनिवार्य है। जल सभी जीवित कोशिकाओं के लिए या जीवों के लिए अनिवार्य है और जीवित कोशिकाओं का यह एक प्रमुख घटक है। प्रमुख घटक है। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रारंभिक जीव है उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? जल में हुई थी। और आज भी चाहे जीव जल से बाहर थल में या हवा में या कहीं और भी पाया जाता हो तो उसके जीवन के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जल एक अनिवार्य तत्व है। ठीक है, तो सभी जीवित कोशिकाएं उनका क्या है? जल एक प्रमुख घटक है। आपको पता होना चाहिए कि जीव द्रव्य का कोशिकाओं के अंदर जो जीव द्रव्य होता है उसमें लगभग 80 से लेकर 82% तक जल पाया जाता है और उसी जल में अनेक गैसें, खनिज व कार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। क्या काम है? किसी भी जीवित कोशिका में लगभग 80 से लेकर 82% तक जल पाया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जल जीवित कोशिकाओं का एक प्रमुख घटक है। उस जीव में गैसें, खनिज और अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं। शरीर में जो उपापचयी क्रिया होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन या उपापचय क्रिया होती है, उसके लिए भी जल का होना जरूरी है। बिना जल के उपापचय क्रियाएं नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि उपापचय क्रिया होती है एंजाइम्स के नियंत्रण में। किसी में होते हैं जीवों के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, हर क्रिया के लिए कोई ना कोई एंजाइम अवश्य जिम्मेदार होता है। ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर हेल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम्स एंड जितने भी एंजाइम्स होते हैं वे एंजाइम अधिकतर जल अपघटनीय होते हैं, हाइड्रोलिटिक होते हैं, यानी कि वे जल की उपस्थिति में ही सक्रिय होते हैं, अन्यथा सक्रिय नहीं होते। तो इसका मतलब है कि आप जल का महत्व अपने आप जान सकते हैं। पिछले चैप्टर में हमने जल की विशेषताएं बताई थी कि जल एक उदासीन माध्यम है, जल सार्वजनिक विलायक है, जल में हाइड्रोजन बंद पाए जाते हैं। ठीक है, और यह मिनिमम ताप प्रेशर पर 0 से लेकर 100 डिग्री पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। और यह एक अच्छा विलायक है। तो कहने मतलब है जल का तो अपने आप में गुणवत्ता या महिमा बहुत अच्छी है। अब प्रश्न ये उठता है कि जल जीवित कोशिका का प्रमुख घटक है। किसी भी कोशिका के जीव में अधिकांशतः जल पाया जाता है। अब जल है तो पौधों के लिए जल का स्रोत, पौधों के लिए जल का स्रोत जो है वो मिलता है। क्योंकि हमें पता है कि पौधे मृदा से मूल रोम के द्वारा जल को अवशोषित करते हैं। फिर वे उसको क्या है, जड़ से तने या तने से पत्तियों तक पहुंचाते हैं या पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं जहाँ पर भोजन बनता है। तो पौधों के लिए जल का स्रोत मृदा है और मृदा के लिए जल का स्रोत क्या है? वर्षा का पानी। मृदा में कहाँ जाता भाई? वर्षा होती है। और जब वर्षा होती है तो अगर वर्षा तेज हो, मूसलाधार हो, डाउनपोर, मूसलाधार वर्षा हो तो अधिकांश पानी जो है, अधिकांश जल जो है और सतह से बहकर नदियों में, झीलों में, तालाबों में या समुद्र में बह जाता है। क्या कहा मैंने? जब मूसलाधार वर्षा होती है तो मूसलाधार वर्षा होने से अधिकांश जल जो है वो काम नहीं आता, बल्कि वो बाढ़ के रूप में नदियों में, नालों से बहते हुए समुद्र में जाता है। लेकिन वही वर्षा जो क्या हो, धीमे धीमे हो, रिमझिम हो, तो उसका अधिकांश भाग मिट्टी के अंदर चला जाता है, अवशोषित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं भूमिगत जल। क्या कहते हैं?
और यही भूमिगत जल कई रूपों में पाया जाता है। जैसे अगर ज्यादा हो तो वो गुरुत्वाकर्षण से जाकर ग्राउंड वाटर के लेवल में वृद्धि करता है, जिससे हम बाद में हैंडपंप के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा निकालते हैं, जो बहुत विशिष्ट रहता है। और वो भूमिगत जल जो है एक बताया केशिका जल के रूप में, जो मिट्टी के कणों के मध्य पाया जाता है। दूसरा आर्द्रता ग्राही जल के रूप में, आर्द्रता ग्राही जल के रूप में। और तीसरा गुरुत्व जल के रूप में। गुरुत्व जल जो है वो भूमिगत जल के अंदर सुधार करता है, जिसको हम हैंडपंप या ट्यूबवेल के द्वारा निकालते हैं। आर्द्रता ग्राही जल जो है वो धूप आने पर जमीन गिरे वो सूख जाती है, वो नमी के रूप में उड़ जाती है। इसमें से भी केवल केशिका जल ही पौधों को उपलब्ध हो पाता है। क्या काम है? जितना भी जल वर्षा के द्वारा, हल्की वर्षा के द्वारा मिट्टी के अंदर अवशोषित हुआ था, उसमें केशिका जल भी है, उसको कहते हैं भूमिगत जल। वो केशिका जल भी है, आर्द्रता ग्राही जल भी है और गुरुत्व जल है। गुरुत्व जल जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण बहुत नीचे पहुंच जाता है। ये पौधों को उपलब्ध नहीं होता, बल्कि ग्राउंड वाटर यानी कि भूमिगत जल में वृद्धि करता है, जिसको तो हमारे ट्यूबवेल या हैंडपंप के द्वारा उपलब्ध होता है। हमें तो उपलब्ध नहीं होता, पौधों को तो उपलब्ध होता नहीं है। आर्द्रता ग्राही जल जो है यह धूप आने पर जो गीली मिट्टी है वो धीरे धीरे सूख जाती है, यानी कि भाप बनकर उड़ जाती है। ये भी पौधों उपलब्ध नहीं है, ये भी पौधों में केवल केशिका जल जो मिट्टी के कणों के बीच में पाया जाता है, मूल लोग इसी केशिका जल को अवशोषित करते हैं, इसलिए इसको प्राप्य जल या उपलब्ध जल भी कहते हैं। तो जितना भी जल जमीन के अंदर गया वो सभी पौधों को उपलब्ध नहीं होता। हमने शुरू में कहा था कि पौधों के लिए जल का स्रोत मृदा है, और मृदा में जो जल का स्रोत है वो वर्षा है। वर्षा दो तरह की है, यदि वो मूसलाधार है तो अधिकांश वर्षा सतह से बहकर सरफेस रन अवे, यानी कि जैसे सड़कों से, नालियों से, नदी नालों से होते हुए समुद्र या झीलों या तालाब में पहुंच जाता है, वो पौधों को उपलब्ध नहीं होता। अब जो धीमी वर्षा है वो वर्षा जो है जमीन में धीरे धीरे होती है, रिसती जाती है, उसमें से भी गुरुत्वाकर्षण का अधिकांश जल जो है वो नीचे जाता है, जो भूमिगत जल के सूख में सुधार करता है। अब रह गया केशिका जल, उसमें से भी केवल केशिका जल पौधों को उपलब्ध होता है। तो पौधों को आसानी से उपलब्ध होने वाला जल जो है वो कैपिलरी वाटर या केशिका जल है। एक हमने पिछले चैप्टर में बताया था कि पृथ्वी पर जितनी भी जल की मात्रा है उसे कहते हैं होलार्ड, संपूर्ण जल की मात्रा। उसमें से जो पौधों को उपलब्ध होता है उसे कहते हैं क्रेसार्ड, और जो पौधों को उपलब्ध नहीं होता उसे कहते हैं इकार्ड। अर्थात होलार्ड इज इक्वल टू क्रेसार्ड प्लस इकार्ड। इकार्ड में कौन आ गया? गुरुत्व जल आ गया, आर्द्रता ग्राही आ गया, पौधों को है। और क्रेसार्ड में कौन सा आ गया? केशिका जल, क्योंकि ये पौधों को उपलब्ध है। और पूरा जो होलार्ड है वो पूरा जल की मात्रा होगी जितना भी किसी का। अब ये आगे इसमें है पौधों में जल अवशोषण। पौधों में जल अवशोषण निम्न वर्ग के पादप, निम्न वर्ग के पादप जैसे शैवाल, एल्गी, उसके अलावा फंजाई यानी कवक, शैवाल और कवक इन्हें कहते हैं एल्गी और इसे कहते हैं फंजाई। निम्न वर्ग के पादप शैवाल यानी एल्गी और कवक यानी कि फंजाई। इनमें जल अवशोषण के कोई विशेष अंग नहीं होते, कोई विशेष अंग नहीं होते। There is no special organs in algae and fungi to absorb the water from their habitat, उनके आवास से। क्यों? क्योंकि ये ऐसे पादप हैं जिन्हें थैलोफाइटा कहते हैं। थैलोफाइटा मतलब थैलस, थैलस मीन्स होता है सूकाय, सूकाय, और फाइटा मीन्स होता है पादप, फाइटोन पादप, सूकाय पादप। अर्थात ऐसे पौधे जिनमें पादप शरीर जड़, तना और पत्ती में स्पष्ट रूप से विभेदित नहीं होता। पादप है वो, लेकिन न तो जड़ दिखाई दे रहा है, न तना दिखाई दे रहा है, न पत्तियां, उनमें जड़, तना, पत्ती होती नहीं है। द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, सो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड थैलस।
एंड द रूट ऑफ दैट प्लांट बॉडी इज कॉल्ड थैलोफाइटा। यानी थैलोफाइटा एक समूह है, उसके अंदर जो थैलस शब्द है सूखा है। ऐसे पौधे जिनमें जड़, तना और पर्ण स्पष्ट रूप से नहीं पाए जाते, उसमें शैवाल भी हैं और कवक भी है। ठीक है, हालांकि ब्रायोफाइटा भी इसी में आते हैं, इन्होंने जड़ अशुद्ध है। तो कहने मतलब शैवाल और कवक ये निम्न वर्ग के ऐसे पादप हैं जिनमें जल अवशोषण के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते, अर्थात इनकी संपूर्ण शरीर, चाहे वो तंतु में हो या किसी और हो, संपूर्ण शरीर जल अवशोषण कर लेता है। संपूर्ण कोशिका जल अवशोषण कर लेती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, ये एक कोशी है, या फिर संपूर्ण तंतु थैलस कर लेता है। अब आ जाओ ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा जिसमें आपके रिक्शिया, मार्केंशिया, नोटोथाइलस, एंथोसिलोस आते हैं। इनमें ये भी चपटे होते हैं, पत्ती के आकार में होते हैं, दीवारों पर या जमीन पर चिपके रहते हैं। ठीक है, और इनके अधर सतह पर, इनके अधर पर बालों के समान, सूक्ष्म बालों के समान रेशे होते हैं। ये जल अवशोषण का कार्य करता है। इनका एक काम है कि इस पादप को अपने अधः स्तर से चिपकाए रखना, चाहे वो किसी पादप से हो, किसी पत्थर से हो, किसी मिट्टी से जो है चिपकाए रखना। इनको बोलते हैं मूलाभास। ध्यान रखें, ये मूल नहीं है, एक्चुअल रूट नहीं है, मूलाभास नहीं है। यहाँ भी जड़, तना, पत्ती नहीं होती है, ये भी एक प्रकार का थैलस है, परंतु इनसे एडवांस है। ब्रायोफाइटा भी एक प्रकार के थैलस ही है, कहते हैं थैलस, वृक्ष थैलस, मार्के थैलस। इसका मतलब भी इसमें जड़, तना, पत्तियां नहीं है, परंतु इसमें जड़ों के स्थान पर या मूल के स्थान पर मूलाभास होते हैं। रूट नहीं होते बल्कि राइजोइड्स होते हैं, उनको राइजोइड्स कहते हैं। मूलाभास, मूल की तरह आभास होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है। हो गया शैवाल में, कवक में और ब्रायोफाइटा में। अब आ जाओ उच्च वर्ग के पादप। उच्च वर्ग के पादप जैसे कि टेरिडोफाइटा। उच्च वर्ग के पादप में नंबर 1 टेरिडोफाइट, जिनको आमतौर पर फर्न भी कहते हैं। नंबर 2 जिम्नोस्पर्म, यानी कि अनावृत बीजी, चील, देवदार वगैरह। और नंबर 3 आ गया आवृत बीजी, यानी कि एंजियोस्पर्म, जिसमें आपके फल, दाल, तेल, मसाले, आज की दुनिया में चारों तरफ लग डालो तो आपको अधिकांश पौधे आवृत बीजी के ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्यों, इनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। संवहन ऊतक अर्थात जाइलम प्लस फ्लोएम, जाइलम प्लस फ्लोएम। और उसमें आपको पता है कि जाइलम जो है वो जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है और मृदा से पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को नीचे भी, ऊपर भी, दाएं भी, बाएं भी, यानी पौधे की पत्तियों में बने भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। खाद्य पदार्थ का संवहन कौन करता है, फ्लोएम। और जल और खनिज का संवहन कौन करता है, जाइलम करता है। इसलिए ये तीनों जो है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और आवृत बीजी पादप संवहन ऊतक वाले पौधे कहलाते हैं। ये उच्च वर्ग में आते हैं। इनमें जड़, तना और पत्ती स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। और पादपों में अवशोषित करने वाले अंग कौन से हैं, जड़ होता है। हालांकि हम जानते हैं कि जड़ें 2 तरह की होती हैं। कौन सी, एक होती है रेशेदार जड़ या झगड़ा जड़, और दूसरा मूसला जड़। ठीक है, हाँ, रेशेदार और मूसला जड़। अब आते हैं कि जब उच्च वर्गीय पादपों में जल को अवशोषित करने वाला अंग कौन सा है, जड़ है। अब जड़ की संरचना, जड़ जो है, जड़ में मुख्यतः 2 तरह के अंग होते हैं। एक है तरुण भाग, यानी यंग, तरुण, और दूसरा है उसका प्रौढ़ भाग, वयस्क। ये जड़ के 2 मुख्य क्षेत्र हैं। उसमें से जो जल अवशोषण का कार्य करता है कौन करता है, तरुण भाग करता है, यंग भाग करता है, युवा भाग करता है। तरुण माने युवा, किशोर, ठीक है। और प्रौढ़ होता है एडल्ट, वयस्क, परिपक्व। परिपक्व भाग से जल का अवशोषण नहीं होता। क्यों नहीं होता है, उसके 2 कारण हैं। नंबर 1, परिपक्व या प्रौढ़ भाग की कोशिकाओं में 2 चीजें होती हैं। एक होता है काष्ठी भवन, अर्थात लिग्निफिकेशन। लिग्निन एक
पदार्थ है उसकी कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमा होता है जो जलरोधी होता है, तो जल को जाने नहीं देता, कहते हैं लिग्निफिकेशन। ठीक है। और दूसरा होता है सुबेरिनीकरण। सुबेरिनीकरण अर्थात सुबेरिन का, ये दो पदार्थ अलग, एक लिग्निन है एक सुबेरिन है, और दोनों ही जल के लिए अपारगम्य होते हैं, जल को जाने नहीं देते हैं, इसे कहते हैं सुबेराइजेशन। सुबेराइजेशन। तो ये प्रौढ़ हमने कहा था कि जल में के दो भाग होते हैं, तरुण भाग एक प्रौढ़ भाग। तरुण माने युवा भाग, इसी से जल का अवशोषण होता है, प्रौढ़ भाग से नहीं होता, क्योंकि इसमें काष्ठीभवन लिग्निफिकेशन हो जाता है और उसमें सुबेरिनीकरण या सुबेराइजेशन हो जाता है। ये दोनों पदार्थ लिग्निन और सुबेरिन जल के प्रति अपारगम्य होते हैं, जल को जाने नहीं देते। अब है कि पौधों के एक तरुण भाग में कौन कौन से भाग होते हैं। किसी पौधे का हम मूलभूत मूल की बात कर रहे हैं, ध्यान से, क्योंकि अपस्थानिक मूल या रेशेदार मूल में कोई मुख्य मूल नहीं होती है। एक 20-25 पौधे देखे होंगे आपने, तो उसमें क्या है, जब पौधे को उखाड़ो तो सारे जड़ें एक समान होती हैं, ऐसे एक समान बालों के गुच्छे के समान। ये है रेशेदार जड़, ठीक है, इनका कोई मुख्य नहीं। और मूसला मूल में जो है एक मूल मुख्य होती है, ये इससे फिर क्या निकलती हैं, सहायक मूल है, द्वितीय मूल है, तृतीय मूल निकलती हैं, मुख्य मूल होती है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो 20-25 पौधे के मूल की, इसका सबसे आगे वाला भाग होता है मूल गोप, इसे कहते हैं मूल गोप अर्थात रूट कैप। ध्यान में है तो ये नीचे को, लेकिन सबसे पहला भाग ये माना जाता है, क्योंकि आ जाएगा ये बढ़ता है, आ जाएगा ये बढ़ता है, पीछे ये भी बढ़ता है, क्योंकि ये नीचे हो जाता है मूल गोप। अब ये मूल गोप जो होता है इसके पीछे होता है मूल शीर्ष, यानी कि रूट एपेक्स, ये मूल का शीर्ष है। और इसी मूल के शीर्ष या रूट एपेक्स ने अपनी सुरक्षा के लिए मूल गोप बनाया है। क्यों? मूल को जमीन के अंदर मिट्टी के कणों से घर्षण या चट्टान से घर्षण करके जाना होता है। अगर मूल गोप नहीं होता तो ये मूल शीर्ष टूट जाता, घर्षण करके, तो मूल का बढ़ना बंद हो जाता, क्योंकि इस मूल शीर्ष में, यह है मूल शीर्ष या रूट एपेक्स, इसी में होते हैं विविधोत्तर कोशिकाएं, लगातार विभाजन करती हैं, नई नई कोशिका बनाती है, वो पीछे को बढ़ते दिया ये आगे जाता है। अगर ये विभाजन करने वाली कोशिका होती हैं, पीछे कितनी स्थायी होती हैं जो विभाजन नहीं करती हैं, अगर ये मिट्टी के कणों के साथ घर्षण करके या चट्टानों से घर्षण करके अगर घिस जाती, टूट जाती, नष्ट हो जाती, तो मूल का बढ़ना बंद हो जाता है। इसलिए इस मूल शीर्ष ने अपनी सुरक्षा के लिए एक टोपीनुमा आवरण बना दिया, यहाँ पर कोशिकाओं का आवरण, वो आगे आगे जाता है। अगर वो घिस भी गया तो ये मूल शीर्ष नया मूल गोप बनाते रहते हैं, मूल गोप घिसता रहता है, मूल शीर्ष नया बनाता रहता है। तो सबसे पहला भाग है नंबर 1 मूल गोप, नंबर 2 मूल शीर्ष। अब उसके बाद आ गया नंबर 3 दैर्घ्य वृद्धि क्षेत्र। दैर्घ्य माना अनुदैर्घ्य, ये अनुदैर्घ्य लंबवत, जिसको हम कहते हैं वृद्धि क्षेत्र। दैर्घ्य लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ फेज, दैर्घ्य वृद्धि क्षेत्र, इसी में जो कोशिकाएं बड़ी होती हैं, आकार में लंबी होती हैं, ठीक है। और तीसरा चौथा आता है इसका वृद्धि क्षेत्र में, वो क्या कहते हैं, परिपक्व क्षेत्र, ठीक है। इसमें जो है मूल रोम क्षेत्र, मूल रोम क्षेत्र, पहला मूल गोप, दूसरा मूल शीर्ष, तीसरा दैर्घ्य वृद्धि क्षेत्र या वृद्धि क्षेत्र है, और चौथा मूल रोम क्षेत्र। इसी क्षेत्र में मूल रोम होते हैं, ध्यान रहे इसके आगे मूल रोम नहीं होते, 1, 2 और 3। इन्हीं मूल रोम से पौधा जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है, और ये इतने छोटे होते हैं मूल से, 1 मिलीमीटर वर्ग में। अब आप जानते हो 1 मिलीमीटर कितना होता है, 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा, ये होगा 1 वर्ग मिलीमीटर। इस 1 वर्ग मिलीमीटर में सामान्यतः मूल रोमों की संख्या 200 से लेकर 400 तक होती है। आप सोच लो कि मिलीमीटर कितना छोटा होता है, और उसके इस बारे में कितना होते हैं, 200-400, किसी में तो 1000 तक भी हो सकते हैं मूल रोम। तो ये कहने मतलब है मूल रोम क्षेत्र में ही असंख्य छोटे छोटे मूल रोम पाए जाते हैं। यही मूल रोम क्या करते हैं, जल और खनिज लवणों का अवरोध है। और उसके बाद जो है यह परिपक्व क्षेत्र, परिपक्व
क्षेत्र, ये केवल तरुण के हैं ये भाग, हम प्रौढ़ भाग को ले ही नहीं रहे। तरुण के भी 5 भाग है। नंबर 1 मूलभूत क्षेत्र रूट कैप, नंबर 2 रूट एपेक्स या मूल शीर्ष, नंबर 3 दैर्घ्य वृद्धि क्षेत्र यानी लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ रीजन, और नंबर 4 आ गया आपका मूल रोम क्षेत्र रूट हेयर जोन, और नंबर 5 आ गया आपका परिपक्व क्षेत्र या मैच्योर। मैच्योर वाले में आते आते काष्ठी भवन सुदृढ़ीकरण हो जाता है, इसलिए इस भाग से फिर अवशोषण नहीं होता। तो कितने हो गए? नंबर 1 मूल क्षेत्र, नंबर 2 मूल शीर्ष क्षेत्र, नंबर 3 दैर्घ्य वृद्धि क्षेत्र, नंबर 4 मूल रोम क्षेत्र, और नंबर 5 परिपक्व क्षेत्र। इन सबसे क्या है, ये है प्रारूपिक मूसला मूल के विभिन्न भागों का वर्णन या क्षेत्र के वर्णन। अब आ जाओ पौधों में जल अवशोषण की क्रिया विधि, कैसे होता होगा जल अवशोषण, मैकेनिज्म। पादपों में जल अवशोषण की क्रिया विधि, जल अवशोषण की क्रिया विधि। क्रेमर एक साइंटिस्ट है, क्रेमर CRAMER, क्रेमर ने पौधों में जल अवशोषण की 2 विधियां सुझाई है। पहले विधि का नाम है निष्क्रिय या निश्चेष्ट कहते हैं, निश्चेष्ट यानी कि पैसिव एब्जॉर्प्शन, और दूसरा है सक्रिय, निष्क्रिय और सक्रिय, इसे कहते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब पहले ये सामान्य कोई भी पादप हो उसमें 3 भाग होते हैं, भूमिगत भाग जड़, उसके ऊपर तना और उस पर पत्तियां। ये सामान्य पौधे के 3 भाग होते हैं, जड़, तना और पत्ती। जब पौधों में जल अवशोषण के जो कारक होते हैं, जिम्मेदार कारक होते हैं, वे पत्तियों में होते हैं। जब पौधों में जल अवशोषण के कारक पत्तियों में होते हैं, और पत्तियों कहते हैं वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि पत्तियों से ही मुख्यतः वाष्पोत्सर्जन होता है, क्योंकि पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। तो जब पौधों में जल अवशोषण के कारक पत्तियों में या वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ में मौजूद होता है, और उसमें जड़ की कोशिकाएं या जड़ के अन्य भाग केवल मार्ग का कार्य करते हैं, बाकी भागों का कोई रोल नहीं है। न जड़ का रोल है, न तने का रोल है, इनका कोई रोल नहीं है। हाँ, जल अवशोषण का जो मुख्य कारक है, मुख्य बल है, उनकी उत्पत्ति कहाँ हो रही है? पत्तियों में हो रही है। क्यों? क्योंकि पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है। तो जैसे जैसे पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, पानी की कमी होती रहती है, तो वहाँ जो है जड़ों के द्वारा जल अपने आप ऊपर की ओर चल जाता है। अर्थात जड़ की कोशिकाएं और तने की कोशिकाएं केवल और केवल मार्ग का कार्य करती हैं, केवल मार्ग कार्य करते हैं, उनमें कोई बल या कार्य उत्पन्न नहीं होता। अर्थात जल अवशोषण के लिए उत्तरदायी भाग कौन सा है? वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ अर्थात पत्तियां हैं। पत्तियां ही एक विशेष प्रकार का बल पैदा करती हैं, जो कि नीचे से जल को अवशोषित करते हैं। इसे कहते हैं निष्क्रिय, क्योंकि उसमें जड़ की कोई सक्रिय भूमिका नहीं है, जड़ तो निष्क्रिय है। और दूसरा है सक्रिय, जब जल अवशोषण के लिए उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल जो कारक है वह जड़ की कोशिकाएं हैं, यानी वो यहाँ से जल को अवशोषण कर ऊपर की ओर धकेलती हैं, ठीक है, तब जाकर पत्तियों में पहुंचता है। उसे कहते हैं सक्रिय अवशोषण। क्या कहते हैं? सक्रिय। तो आप सब समझ गए होंगे, निष्क्रिय में जड़ की कोई भूमिका नहीं है। मुख्य भूमिका किसकी है? पत्तियों की। वो क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन से पत्तियों में पानी की कमी हो जाती है, एक चूषण दाब, सक्शन प्रेशर, तनाव पैदा होता है, जो जल को ऊपर की ओर खींचता है, और इसमें जड़ और तने की कोशिकाएं एक सिंपल सा मार्ग, रास्ते का कार्य करते हैं, उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। और इसके विपरीत जब जल अवशोषण के लिए जो मुख्य बल है या कारक है वो कहाँ होती है? जड़ होता है। जड़ की कोशिकाएं सक्रिय रूप से जल अवशोषण करती हैं और फिर ऊपर की ओर धकेलती हैं, तो उसे कहते हैं वहाँ पत्तियों का कोई रोल नहीं है। यानी यहाँ सक्रिय में जड़
मुख्य है, पत्तियां गौण हैं, और निष्क्रिय में पत्तियां मुख्य हैं और जड़ गौण है। मैं समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा क्रिया विधि, पहले मैंने बोला निष्क्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण जो पौधों में जितना भी जल अवशोषित होता है उसका लगभग 96 से लेकर 98% तक, यानी पौधे में जितना भी जल अवशोषित करता है भूल से उसका 96 से लेकर 98% तक अवशोषण निष्क्रिय रूप में होता है, जहाँ ऊर्जा की कोई खपत नहीं है, ऊर्जा खर्च नहीं होती है। और अच्छी बात है कि पौधे बिना ऊर्जा खर्च के ही, ठीक है, चल रहे हैं। कल्पना करो यदि ऊर्जा खर्च करनी पड़ती, ऊर्जा खर्च करनी पड़ती तो क्या होगा? ऊर्जा खर्च करनी पड़ती तो पौधे की सारी ऊर्जा तो जल में रह जाती, क्योंकि लंबे लंबे पौधे होते हैं, पानी खींचो ऊपर तो पहुंचाओ, फिर पौधा बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, क्या करता है? लेकिन नहीं, पौधे की आवश्यकता का 96 से लेकर 98% जो है अवशोषण निष्क्रिय के द्वारा होता है, इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती है। और इसमें क्या होता है जो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है, जब पत्तियों की सतह पर क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। जब धूप में तापमान बढ़ जाता है तो पत्तियों में इन रंध्रों से, ध्यान से सुनो, ये पत्ती है, ये पत्ती की मध्य सिरा है, मध्य सिरा है, ये उसकी सहायक सिराएं हैं, और नीचे क्या होता है? छोटे छोटे रंध्र होते हैं। और ये जो सिराएं हैं इनका होता है जाइलम फ्लोएम होता है। तो पत्ती का जाइलम फ्लोएम, तने के जाइलम फ्लोएम, जड़ के जाइलम फ्लोएम से जुड़ा है। जब पत्तियों से पानी वाष्पोत्सर्जित हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और वह पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तो इन पत्ती की शिराओं में जल कम हो जाता है, जल की हानि हो जाती है, जिसके कारण एक तनाव या टेंशन या खिंचाव, कई नाम है इसके, तनाव है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टेंशन, खिंचाव है इसको कहते हैं पुल, यानी ट्रांसप्रेशर पुल कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव होता है, ठीक है। पत्तियों में लगातार वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी की कमी हो जाती है, इसी कारण पत्ती की शिराओं में एक तनाव पैदा होता है या खिंचाव पैदा होता है, और वह खिंचाव पूरे जल स्तंभ पर पड़ता है, क्योंकि यहाँ तक पानी है, ये सब जल के अणु जुड़े हुए हैं, ये शिराओं से लेकर पर्णवृंत, तने का जाइलम, तने के जाइलम से मूल का जाइलम यहाँ से, तो जब यहाँ का जलवाणु क्या है? वाष्पित हो गया, तो एक ऋणात्मक, या ध्यान दे, यह खिंचाव जो है वो ऋणात्मक होता है। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप पानी की कमी होने से एक ऋणात्मक तनाव या खिंचाव पैदा होता है, जो पूरे जल स्तंभ पर लगता है। इसलिए जब एक एक अणु जल का आगे बढ़ता है तो पूरा जल स्तंभ को खींचता है, तो मूलें अपने आप क्या करती हैं? जल को खींच लेती हैं। ध्यान दें, यहाँ मूलों का कोई विशेष योगदान नहीं है, ठीक है। और ये कितना होता है? 90 से लेकर 98% तक। अब कल हम बताएंगे आपको सक्रिय अवशोषण। इतना ध्यान दीजिए, इसको पढ़िए और नोट्स